जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एबीपी गंगा की महा कवरेज जारी है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का था ये नाम वापसी का वक्त और अब एक तस्वीर साफ हुई है। तस्वीर ये कि आखिर कितने और कौन कौन निर्विरोध जीते हैं प्रत्याशी, उनके नामों का ऐलान होगा, जिसके बाद निर्विरोध जीतने वालों को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और 21 नाम अभी सामने आ रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, क्योंकि कहीं पर उनको प्रतिद्वंदी नहीं मिला तो कहीं पर पहले ही नाम वापसी हो गई और अब प्रत्याशियों के नाम वापसी का वक्त खत्म होने के बाद बड़ी खबर यह है कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का वक्त था और लगभग 21 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके निर्विरोध जीतने का सर्टिफिकेट देने की स्थिति आ गई है। तो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, रस्साकसी चल रही है कि कौन कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाएगा और इन सब के बीच 21 लोगों की किस्मत चमक गई है। और बड़ी खबर बागपत से आ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नाम वापसी पर हंगामा हो गया। आरएलडी सपा उम्मीदवार ममता किशोर की नामांकन वापसी का ये मुद्दा है। ममता के नाम पर फर्जी तरीके से पर्चा वापसी का आरोप लगाया गया है। राजस्थान में ममता किशोर बागपत में नाम वापसी कैसे कर सकती हैं, ये सवाल उठ गया है कि वो राजस्थान में है और बागपत में कैसे नाम वापसी हो गई। एसडीएम ने ममता की नाम वापसी की पुष्टि कर दी है और समर्थक कार्यकर्ताओं ने नाम वापसी पर कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। तो सपा और आरएलडी की उम्मीदवार थी, लेकिन बड़े ही नाटकीय ढंग से उनकी नाम वापसी हो गई और अब पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जब वो राजस्थान में है तो आखिर उनकी नाम वापसी कैसे हो सकती है, इस बात को लेकर हंगामा हुआ। और बागपत से राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, ये क्या मामला है ममता किशोर के नाम पर? वो नामांकन वापसी के लिए क्या पहुंची थी, क्योंकि पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो राजस्थान में है? देखिए, आज नामांकन वापसी का दिन है और सुबह से एक बड़ा नाटकीय ढंग से ये नामांकन वापसी हुई है। असलियत तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक महिला प्रशासन का दावा है कि एक महिला ममता किशोर के नाम से कलेक्ट्रेट में जाती है और आवेदन जमा करके अपना नामांकन पत्र वापस ले लेती है। उसके बाद आ जाती है। उसके बाद रालोद कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि ममता किशोर ने नामांकन वापसी ले लिया है, तो वह भड़क उठते हैं। चूंकि ममता किशोर अपने पति और दूसरे जिला पंचायत सदस्यों के साथ में राजस्थान के भरतपुर में है। उधर जैसे ही भरतपुर में ममता किशोर और उनके पति जय किशोर को इस घटना का क्रम का पता चलता है, तो वे सब ममता किशोर और जय किशोर फेसबुक लाइव होकर बताते हैं कि हम बागपत से लगभग 400 किलोमीटर दूर हैं, तो हम अपना नामांकन वापस कैसे ले सकते हैं। उधर जिला अध्यक्ष ने भी अभी 1-2 वीडियो वायरल की हैं, जिसमें वह जिला पंचायत के साथ हैं, सदस्यों के साथ हैं और कह रहे हैं कि इस तरह प्रशासन जो है अपनी मनमानी पर उतर आया है और फर्जी रूप से। प्रशासन का क्या कहना है राजीव, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है? हमारी एडीएम अमित कुमार बागपत से बात हुई है। उनका कहना था कि ममता किशोर के नाम से एक महिला आई थी और अपना नामांकन वापस लेकर चली गई। अभी प्रशासन यही कह रहा है कि ममता किशोर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उधर रालोद कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनमें बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है और वह जांच की मांग कर न्याय की अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि बिल्कुल। लेकिन राजीव, सियासत में बहुत सारे हथकंडे होते हैं और खासतौर से जो नामांकन वापस लेता है उसको एक बड़ी दुश्मनी भी मोल लेनी होती है। ये कैसे तय होगा कि ममता किशोर और उनके पति ने जो फेसबुक लाइव किया वो राजस्थान से ही किया? ये लाइव तो कहीं से भी हो सकता है। उसमें जो बैकग्राउंड दिखाई दे रही है, जो होटल का नाम है सूर्या होटल में वो ठहरे हुए हैं लोग, वहाँ पर बैकग्राउंड दिखाई दे रही है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल। राजीव हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ममता किशोर जी जुड़ गई हैं। ममता जी, आपके नामांकन वापसी को लेकर जो बात सामने आ रही है, सच क्या है? आपने नामांकन वापस लिया है या नहीं लिया है? हमने नहीं लिया जी, नहीं लिया। मैं वाइफ से बात कर रहा हूँ जी। जी जी, बात कराइए। नहीं लिया, वापस नहीं लिया नामांकन। नामांकन वापस नहीं लिया हमने। लेकिन ममता जी, प्रशासन तो कह रहा है कि ममता जी आई थी और नामांकन वापस करके गई हैं। नहीं, हम आए नहीं थे, हम भरतपुर में हैं। हम कहाँ से आ गए?
यही है, हम तो भरतपुर में ही हैं। होटल में ही है हम। होटल में थे हम। जी, आपको कब पता चला और क्या इसके खिलाफ अब आप कहीं अपील करेंगे? प्रशासनिक लोगों से बात हुई आपकी? होटल में ही है, बता दो। अभी भी होटल में ही है हम तो भरतपुर। जी, लेकिन ममता जी, ये जो आपकी क्या प्रशासन से किसी अधिकारी से बात हुई नामांकन वापसी को लेकर? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हुई। नहीं, जब आपको पता चला कि आपकी नामांकन वापसी किसी और ने कर ली है, जैसा कि आपका कहना है, तो क्या प्रशासन में किसी से बात की आपने? फर्जी एफिडेविट से साइन हुई। फर्जी करा उन्होंने, सब फर्जी किया उन्होंने। तो क्या आप एडीएम अमित सिंह है, उन्होंने किया ये सब कुछ। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि एडीएम अमित सिंह जो है बागपत के, वो गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन ममता जी, वो जो प्रशासन है वो कह रहा है कि आपका जो साइन है वो मैच कर रहा है। एक महिला आई थी। मैं तो आई नहीं, मैं तो भरतपुर में ही, मैं कहाँ से आ गई? अभी होटल में ही है हम तो आपका आरोप क्या है? कौन गड़बड़ी कर रहा है आपके साथ? हैं? कौन गड़बड़ कर रहा है आपके साथ? एडीएम अमित वो कर रहे हैं। तो ममता जी, क्या आप ये स्पष्ट कहना चाह रही हैं कि आप अभी भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ हैं, आपने नाम वापस नहीं लिया है? नहीं लिया जी, नहीं लिया सर। मैं इनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। और हम 26 तारीख को फार्म भर के शाम को होटल में आ गए। सूर्य विला पैलेस है यहाँ भरतपुर में, और यही है, यहाँ की वीडियो क्लिप है, सब कुछ है, सब प्रूफ है। बिल्कुल। आपने जिस एडीएम का नाम लिया है, जिस एडीएम अमित का नाम ले रहे हैं, तो कैसे आप, मतलब क्या कुछ आपको ऐसी जानकारी मिली कि वो गड़बड़ कर रहे हैं? एडीएम जो है उन्होंने गड़बड़ करी, कह रहा तुम्हारी वाइफ आई है मेरे यहाँ और वो करी, और हमने फोटो मिलाया, मेरी वाइफ ये मेरे साथ है 26 तारीख से, और अब तक यही है। और वीडियो कॉल कर लो सर, हम यही राजस्थान में अब भी खड़े हैं। तो क्या पुलिस चौकी पे खड़े हैं, पुलिस चौकी में वीडियो कॉलिंग कर लो। अरेस्ट करा पुलिस में, हम आए थे घूमने सुबह। बिल्कुल जल्दी जी। किसने साजिश कर दी आपके साथ? कॉलिंग इसी नंबर पे। किसने साजिश कर दी आपके साथ? किसी पर आरोप है आपका? हाँ, हमारा आरोप है सर, वहाँ का जो बागपत का प्रशासन है वो सारा मिला हुआ है जी। और फर्जी एफिडेविट मिला है, फर्जी एफिडेविट बनाया है, फर्जी साइन हमारी वाइफ के करे। वहाँ के जितनी ना बीजेपी की लॉबी है, मतलब आपका कहना ये है कि आरएलडी और सपा की जो उम्मीदवार है ममता किशोर, जो आपकी पत्नी है, उनके नाम पर कोई और महिला गई, धोखा हुआ है आप लोगों के साथ? हाँ, कोई और महिला गई, उसे वो ले जाके ममता बना के और फर्जी साइन वैसे करे एफिडेविट में। हमारी वाइफ जो है सर, वो मेरे पास है भरतपुर में। हम 26 तारीख से आए थे शाम को, और यही अभी। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या आपको इस बात का अंदाजा था, जब इतना संवेदनशील मामला है तो आप जिला छोड़कर चले गए, आपको पहले अंदेशा नहीं था? हमारे नहीं, ऐसा अंदेशा कभी भी नहीं, कहीं नहीं होता सर। हमारे सारे मेंबर भी हमारे साथ है, जितने हमारे मेंबर है। तो अब अगला कदम आपका क्या होगा अपनी पत्नी के लिए? सर अगर इन्होंने सही पर्चा मेरा नहीं कराया गया तो मैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को, 3 मेरी बेटी, 1 बेटा, मैं सबको लेकर आत्महत्या करूँगा। वही और का प्रशासन से वो होगा, मेरे साथ अन्याय है, और हम दलित समाज से हूँ सर। तो क्या इसकी कहीं आपने एफआईआर दर्ज करवाई? आपने आला कमान से बात की, बड़े नेताओं से? अब आला कमान अब जा रहे हैं सर, पहुंच रहे हैं अभी। यही हम यहाँ से जाएंगे तो सबके खिलाफ मुकदमा भी कराएंगे। अगर कुछ नहीं होता तो सर, मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूंगा सर। बिल्कुल। लेकिन देखिए किशोर साहब, तमाम न्यायिक रास्ते भी होते हैं, कानूनी रास्ते भी होते हैं, तो ऐसा कदम उठाना ठीक नहीं है। हमारे बागपत जिले में किसी का कानून नहीं, सरकार जिसकी उसका कानून। क्या आपकी अपने नेताओं से बात हुई इस बारे में? हमारे नेता भी बेचारे खूब कर रहे, गेट बंद कर लिया, कलेक्ट्रेट का जाने नहीं दे रहे अंदर। सब लोग हमारे नेता जितने भी आरएलडी के, सपा के, सब वहाँ बैठे हैं गेट पे। कोई सुन नहीं रहा सर, डीएम बात कर रहा है, एडीएम कोई बात नहीं करता, अंदर जाने नहीं दे रहे सर। बिल्कुल। लेकिन किशोर साहब, आपने एडीएम अमित का नाम लिया और आपका कहना यह है कि ये सारा गड़बड़ हुआ है, आपके साथ धोखा हो रहा है। क्या किस राजनीतिक दल की भूमिका इसमें हो सकती है? किसी राजनीतिक दल पर भी आरोप है आपका? बीजेपी की राजनीति जो है, बीजेपी जो है वो करा रही है। वहाँ के जो हमारे विधायक हैं और एमपी है और प्रशासन है, वो मिला हुआ है सब। बिल्कुल। तो किशोर साहब, क्या अब ये आप बागपत पहुंचेंगे, उसके बाद क्या रणनीति होगी आपकी? सर, रणनीति ये होगी, हम अगर ये वो मेरा पर्चा सही नहीं करते, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरे साथ धोखा करार हुई कही गलत, तो मैं अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या करूँगा कलेक्ट्रेट पे। उसके सारी बीजेपी जिम्मेवार होगी, वहाँ का प्रशासन जिम्मेवार होगा सर। बिल्कुल। आपके एडीएम भी और वहाँ का जो पुलिस विभाग भी और वहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वे भी सब। बिल्कुल। आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया कि ये कैसे गड़बड़ हो गई? संपर्क किया, सबसे बात हुई, सब बात लग रही है, कमिश्नर साहब से भी बात हो रही,
कब से बात हो रही है सर, ना डीएम मिलने को सर तैयार है, ना वहाँ का प्रशासन मिलने के लिए डीएम क्या कह रहे हैं? डीएम से बात हुई क्या आपकी? डीएम फोन नहीं उठाते, किससे बात नहीं करते, गेट बंद कर दिया अपना जिला का उसका कलेक्ट्रेट का। हजारों लोग वहाँ हैं। बिल्कुल। एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि आप बार बार एडीएम अमित का नाम ले रहे हैं, उनको इस मामले में इंटरेस्ट क्यों है, क्या लगता है आपको? सर वो मेरी बात हुई एडीएम से, एडीएम ने कहा कि आपकी पत्नी आई है, जबकि मेरी पत्नी मेरे साथ है। कह दिया हमने वो फुटेज निकाले, वहाँ फुटेज में दिखाए मेरी पत्नी अगर वहाँ हो तो। मतलब आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ममता जी वहाँ गई हैं तो सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए? जी बिल्कुल 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 चैलेंज है सर, बिल्कुल। और मेरे पे तो इतने सारे प्रूफ है सर। मैं राजस्थान भरतपुर अभी चौकी है एक हमारी, यहाँ पुलिस चौकी सारा चौराया पीएस मथुरा गेट भरतपुर में, यहाँ खड़ा हूँ सर। अगर आप चाहें तो इसकी फोटो भेज देता हूँ या इसका एक वो कर ले सर। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, एक सवाल और भी उठता है कि ये जो पूरी तस्वीर बनी, अब 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन वापसी का जो वक्त था वो भी खत्म हो चुका है, तो लगता नहीं कि एक बड़ा झटका लगा है? और इसमें और मनोज पवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मनोज जी, ममता किशोर जी हमारे साथ बनी हुई, उनके पति जुड़े हुए हैं, ये जो बागपत में हुआ है ये क्या हो गया सर? इतिहास का आज लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। इससे बुरा, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती जो आज भाजपा सरकार ने की है जी। इतना नहीं होना चाहिए। देखो, ये तो सरासर नाइंसाफी है एक आदमी के साथ में। आप बताओ, जो हमारा प्रत्याशी है, गठबंधन प्रत्याशी ममता जय किशोर जो हैं, उनके पति हैं जय किशोर जी हैं, वो राजस्थान में है, भरतपुर में, वहां से अपनी फुटेज जारी कर रहे हैं, वहां से फेसबुक पे लाइव हैं। और मतलब इतना हो जाता है कि मतलब ये तो जिलाधिकारी मोदी ने बिल्कुल एक तरफ ही जो है। तो मनोज जी, क्या जिलाधिकारी से आप लोगों की बात हुई? क्या बताया आपने? क्या जिलाधिकारी से आपकी बात हुई इस संबंध में? जिलाधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, जिलाधिकारी फोन नहीं उठा रहे। बिल्कुल मनोज जी, हमारे साथ आप बने रहिए। सतपाल जी भी जुड़ गए हैं, आरएलडी के जिला अध्यक्ष हैं। सतपाल जी, ये जो पूरा जो घटनाक्रम हो गया, अब क्या आरएलडी और सपा की रणनीति होगी? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं अन्याय हुआ है, तो अन्याय से कैसे लड़ेंगे? जी, मैं डॉक्टर जगपाल सिंह तेवतिया, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल बागपत जी। हम 26 तारीख को नॉमिनेशन करने के बाद भरतपुर आ गए थे, और हमारी प्रत्याशी भी, उनके पति भी, और हमारे 12 मेंबर हमारे साथ हैं। हम 26 तारीख से यहाँ होटल में स्टे किए हुए हैं जी। और आज हमें ये पता चला कि हमारा पर्चा वापिस हो गया। हमने उसका पता किया, हमने अपनी फुटेज डाली, हमने अपनी लोकेशन डाली, हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की। ना डीएम हमारे से बात कर रहे हैं, ना एडीएम बात कर रहे हैं, ना प्रशासन का कोई अधिकारी बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी, क्या इस देश के लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या है कि झूठा एफिडेविट बनवा के, झूठे साइन करके, और हमारे जो प्रत्याशी हैं ममता किशोर, उनको जो है पर्चा वापस करा दिया कि यहाँ ममता आई थी झूठी किसी औरत को ले जाके। ये इस बागपत का पूरा प्रशासन और ये सरकार उत्तर प्रदेश की ये सारी मिली हुई है। मनोज, बिल्कुल हमारे साथ आप जगतपाल जी बने रहिए। मनोज पवार जी, जो किशोर साहब हैं वो तो सीधे तौर से एडीएम अमित का नाम ले रहे हैं कि इन लोगों ने गड़बड़ किया है, और किन किन अधिकारियों पर आपको आशंका है कि सबने मिलकर गड़बड़ की है? हेलो मनोज पवार जी, सुन पा रहे हैं क्या? ठीक, मनोज जी शायद संपर्क टूट गया। जगपाल जी, जिस तरीके से पूरी तस्वीर आई है, ममता किशोर के पति कह रहे हैं कि एडीएम अमित की ये सारी साजिश है। आप लोगों को किन किन अधिकारियों पर शक है, किसने किसने गड़बड़ किया? जसपाल जी, सुन पा रहे हैं क्या? जी। किन किन अधिकारियों की मिलीभगत आपको लग रही है इसमें, अगर ये गड़बड़ हुई है तो? इसमें डीएम, एडीएम और जो चुनाव कार्यालय है वो सब मिलीभगत है, सब मिले हुए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आप दोनों बने रहिए। ममता किशोर जी भी हमारे साथ बनी, उनके पति भी बने हुए, काफी वो भावुक हो गए। उनका कहना था कि ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किशोर साहब, एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई होती है, जमीन पर काम करना पड़ता है, तब जाकर ये मौके आते हैं, बहुत बड़ा पद होता है। ऐसे में एक बड़े झटके वाली स्थिति आपके सामने बनी है, अब कैसे निपटेंगे? हालांकि ये अच्छी बात है कि पार्टी के लोग आपके साथ हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, अगर लोकतंत्र में ऐसे हत्या होगी तो ना तो यहाँ चुनाव कोई लड़ने के लिए बचेगा, ना कोई वोट देने के लिए बचेगा।
ना यहाँ कुछ होगा सर। ये तो बीजेपी की गुंडागर्दी है और सरासरी बेईमानी, नाइंसाफी, और जो ये चाहते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं ये। लेकिन आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? आपको तो लड़ना चाहिए, एक नई लड़ाई लड़नी होगी। अन्याय, अगर आप अन्याय से ही परेशान हो जाएंगे तो दूसरों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सर परेशान नहीं हूँ, लेकिन सर ऐसे एक बात बताइए कि ऐसा ऐसा कर दिया जैसे, बताओ ऐसे सर होता है कहीं किसी भी देश में होता है? बताओ सर। सर मैं एक दलित हूँ, ये दलित करके मुझे दबाए, आप मेरे साथ ऐसा वो किया है सर, ये कोई बताए सर। किशोर साहब, पूरा प्रदेश आपको इस वक्त सुन रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सर हमारे जो मुख्यमंत्री, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो ये हुआ इसे सही कराए और लोकतंत्र की हत्या न करे। लोगों पे आप पे विश्वास है, आप तो बढ़िया वो मानते हैं, तो इसे वापसी करा के हमारा चुनाव कराए 3 तारीख में, और ठीक उससे चुनाव कराए। बिल्कुल किशोर साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सपा एमएलसी उदयवीर सिंह जी जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। जो ये बागपत में कहानी पूरी सामने आ रही है, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और आगे क्या करें? क्योंकि आरोप ये है कि ममता किशोर पहुंची नहीं कलेक्ट्रेट और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नाम वापस ले लिया। ममता किशोर जहां हैं वहां से इतनी जल्दी कोई वापस पहुंच नहीं सकता। तो ये तो सेल्फ एविडेंट है, आप बहुत अपने आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके। और ऐसा भी नहीं है कि कोई गलतफहमी हो गई। 2 ही उम्मीदवार हैं जिले में, पहले नॉमिनेशन करने वही उम्मीदवार आए हैं, फोटो लगे हैं, सब कुछ है जी। सरकार कुछ भी करके चाहती है कि उसके आंकड़े ठीक रहें इस चुनाव के। हम लोग 3 दिन से चुनाव आयोग पर प्रतिदिन जाते हैं और डेली बताते हैं, पूरे प्रदेश में कोई इस तरह की ड्राइव नहीं चल रहा, लेकिन केवल जिला पंचायत में जाके उनके घरों को तोड़ना, उनके पेट्रोल पंपों को सीज करना, उनके भट्टों में पानी भरना, लोगों को जबरदस्ती घर से उठा ले जाके पर्चा वापस कराना। बिल्कुल आदमी दूसरी, लेकिन एमएलसी साहब, जो किशोर साहब हैं वो काफी भावुक हो गए हैं, जो जिले के नेता हैं वो परेशान हैं। अब किस तरीके से लड़ाई आगे लड़ेंगे? क्योंकि ये तो बड़ा झटका है लोकतांत्रिक तरीके से भी, और आपके एक जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को लेकर आगे अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, सीटों का कोई मुद्दा नहीं है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष लड़ रहे हैं, 6 महीने में इलेक्शन होगा, ये अपने पद त्याग पत्र दे दे के भाग जाएंगे। इतना जनता और सदस्यों का दबाव रहेगा। सारे सदस्यों को आप बंधक बना के पुलिस के डंडे लाठी के आधार पर अगर चुनाव जीत रहे हैं तो सब जानते हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। इस घटना से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सड़क छाप गुंडे वाली मानसिकता वाला चेहरा सामने आया है। ये सामने आया है कि इन्होंने भाषण तो बहुत किए, लेकिन जो इंदिरा जी से लेके सब लोगों को इमरजेंसी और इसके लिए गाली देते रहे, उससे कई गुना ज्यादा अलोकतांत्रिक और कानून अपने हाथ में लेने वाले ये लोग हैं। जनता देख रही है, जनता की अदालत में बहुत जल्दी जाना है। हम लोकतांत्रिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमने चुनाव आयोग पे ही गए, जहाँ अदालतों में लोगों को जाना है वहां भी जाएंगे, और सड़क पर जनता के साथ लेकर इस लड़ाई को आगे भी लड़ेगी समाजवादी पार्टी। और बिल्कुल जी हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ किशोर साहब भी बने हुए हैं, ममता किशोर के पति हैं। किशोर साहब, ये बताइए कि उदयवीर जी आपके साथ हैं, सारे नेता आपके साथ हैं, लेकिन जो झटका आपको लगा है, आप क्या बागपत के लिए निकल चुके हैं भरतपुर से? क्या अधिकारियों से मिलेंगे जाकर नेताओं के साथ? और होटल जैसे अभी हमारी बात हो रही है हमारे नेताओं से सबसे, तो हम यहाँ से उनसे बात करके तब निकलेंगे जी। और मैं सर आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो और मीडिया ही है कि वो है हमारा, तो और बाकी किसी पे हमारा। बिल्कुल किशोर जी, लगातार हम आपकी भी बात सुना रहे हैं। उदयवीर जी भी हमारे साथ बने हैं, आरएलडी और सपा के जिला अध्यक्ष भी बागपत के हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन क्या ये जिस तरीके की चीज हुई है, इसका अंदाजा आपको नहीं था? और खासतौर से जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो यूपी में इतिहास रहा है, उस इतिहास को देखते हुए आप भरतपुर क्यों पहुंच गए? यहाँ तो हमेशा तोड़फोड़ मस्ती रही, चाहे वो आपकी सरकार रही हो चाहे आपकी सरकार हो। हर सरकार में जिला पंचायत में क्या खींचतान मस्ती है? चूक गए क्या? मेंबरों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे, उनके स्कूलों पे दबाव, मेरे पे फर्जी मुकदमे, मेरी वाइफ पे फर्जी मुकदमे लगाए। इसलिए बचने के लिए हम सारे मेंबर इकट्ठा करके सब यहाँ होटल में लेकर आए, सब होटल में रुके हुए हैं सर जी। उदयवीर जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, चूंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं और एक बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं,
आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है वो इन कहानियों से पटा पड़ा हुआ है। कभी गायब कर दिया जाता है सदस्यों को, आज नामांकन वापसी का मामला सामने आ रहा है, बड़ी बड़ी कहानियां बनती हैं। क्यों ये चुनाव इतना विवादित रहता है? पुलिस के डीजीपी मुंबई के पुलिस प्रमुख रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि उम्मीदवार शहर में ही न हो और उसका नाम वापिस हो जाए। अगर इस तरीके से कार्रवाई करनी है तो मेरा तो कहना है कि क्यों आपने ये चुनाव कराया, कोरोना काल में कराया, पूरे देश को संकट में डाला, इतना खर्चा किया, आप अपना प्रशासक बिठा देते। आप जो है विधानसभा से पास करते, जरूरत पड़ती केंद्र सरकार भी आपकी थी, भेज देते, अपना प्रशासक बिठा देते और कब्जा किए रहते। सवाल ये है कि मेंबर इसीलिए गए क्योंकि उन पर दबाव बनाया जा रहा था और नाम वापस कराने की कोशिश हो रही थी, इसलिए मेंबर गए। मेंबर तो सब जाएंगे सुरक्षित स्थान पर, जब कोई परेशान करेगा तो क्यों नहीं बचेंगे वो। लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ है कि उम्मीदवार मेंबर है, ये तो 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल जाना चाहिए डीएम और एडीएम इन सबको। तो क्या इनके खिलाफ आप लोग FIR दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे, कोर्ट जाएंगे? निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इसमें FIR, क्यों नहीं करेगी। किशोर साहब, ये पता लगा है कि राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, मेरी समरपाल जी से बात हुई जो जयंत चौधरी साहब का के PS हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कमिश्नर और सारे अधिकारियों को कहा है कि वो मुकदमा दर्ज करें, इस पे सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। जब आप देख रहे हैं पूरे चुनाव आयोग की प्रासंगिकता में ही प्रश्न लग जाएगा। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या इस पूरे मामले में होता है। उदय जी, बहुत आपका शुक्रिया। ममता किशोर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, बागपत में एक गजब का मामला सामने आ गया। जो सपा और RLD की प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि वो अपने परिवार के साथ भरतपुर में है, लेकिन बागपत के प्रशासन का दावा यह है कि ममता किशोर आई थी और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब सच क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर है, भाजपा प्रत्याशियों ने 21 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। 21 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है प्रत्याशियों का। समाजवादी पार्टी ने भी अपना गढ़ बचा लिया है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी को निर्विरोध जीत मिली है और यह सीट है इटावा की। इटावा से अंशुल यादव ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। तो यानी कि 22 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की जिसमें निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, बस सर्टिफिकेट दिया जाना बाकी है। इनमें से 21 सीटें भाजपा प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीती है, एक सीट इटावा में समाजवादी पार्टी ने जीती और बागपत में एक नया खेल आ गया है, नई कहानी आ गई है। अब ये कहानी किसकी सच्ची है, किसकी झूठी है, ये वक्त बताएगा। और एक और बड़ी खबर है, पीलीभीत में समाजवादी पार्टी को झटका लग गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नाम वापसी कर दी। सपा प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद ने नाम वापस ले लिया। सपा से फिर बीजेपी में शामिल हो गए स्वामी प्रवक्तानंद। बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी दलजीत कौर को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। तो पीलीभीत में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है और यहां पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी, 3 बजे तक आखिरी समय था और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी दलजीत कौर को अपना समर्थन उन्होंने दे दिया है। और बड़ी खबर सहारनपुर से भी है। भाजपा के मांगे राम चौधरी का जिला अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। एकमात्र मोर्चे के प्रत्याशी जयवीर ने नाम वापस ले लिया है और सहारनपुर की सीट भी भाजपा की झोली में आ गई है। तो भाजपा के लिए फिलहाल अच्छी खबर है। हालांकि जिन सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है वहां पर क्या तस्वीर बनेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन नामांकन वापसी और निर्विरोध चुने जाने के मामले में भाजपा ने काफी बढ़त बना ली है। और बात शाहजहांपुर की करते हैं। भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध जीत यहां पर हुई है। सपा प्रत्याशी बीनू सिंह भाजपा में शामिल हो गई और भाजपा प्रत्याशी ममता यादव का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। तो शाहजहांपुर में भी झटका लगा है समाजवादी पार्टी को और यहां पर सपा प्रत्याशी बीनू सिंह भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा प्रत्याशी ममता यादव का निर्विरोध निर्वाचन यहां पर भी तय हो गया है।
तो नामांकन वापसी का आखिरी दिन था आज और आजमगढ़ से बड़ी खबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश ने नाम वापस ले लिया। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी की ओर से संजय निषाद हैं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी और सपा के विजय यादव से कांटे की टक्कर है। लेकिन इन सब के बीच जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा था निर्दलीय की वजह से, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया है। और आजमगढ़ से जिला पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट आ रहा है। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश ने पर्चा वापस लिया है। बीजेपी और सपा के बीच ही अब सीधा मुकाबला यहां पर है। निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापसी लेने से मुकाबला और कड़ा और टक्कर वाला हो गया है। और बड़ी खबर बहराइच से भी है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बड़ा अपडेट यहां से भी है। सपा प्रत्याशी नेहा अजीज ने नाम वापस ले लिया है। बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिंह की जीत यहां पर तय हो गई है। तो बहराइच में भी मामला साफ हो गया है। सपा प्रत्याशी नेहा अजीज ने नाम वापस ले लिया है। बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिंह की जीत यहां पर तय हो गई है। सपा प्रत्याशी नेहा अजीज ने नाम वापसी कर ली और इस नाम वापसी के बाद बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिंह की जीत तय मानी जा रही है। वो जीत तय हो गई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ से नितिन हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। अनुभव, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो हो जाए सब कम है। ना जाने कौन कौन सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। एमएलएस जो सदस्य हैं पंचायत के वो गायब हो जाते हैं, दिन दहाड़े गायब हो जाते हैं, चुनाव के बाद मिलते हैं। ये बागपत में तो एक नया ही खेल आ गया और सीधे तौर से प्रशासन पर आरोप लग गए हैं। देखिए, बिल्कुल ये जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है और इसमें तो हम बार बार कह रहे हैं साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है। हमेशा से इसको सत्ता पक्ष का चुनाव माना ही जाता है। और आज देखिए, सुबह से एबीपी गंगा ये बता रहा अपने दर्शकों को कि आज नामांकन वापसी के बाद तस्वीर कुछ बदल सकती है। और वही हुआ। 4 ऐसे जिले जहाँ मुकाबला था, सीधा मुकाबला था बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, वहाँ पर क्या हुआ आप देखिए, कैंडिडेट ने अपना नामांकन पत्र ही वापस लिया, अपना पर्चा ही वापस ले लिया और बीजेपी के जीत का रास्ता जो है वो सुनिश्चित हो गया। यानी पहले वो 17 जीते थे, वहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था और 4 और यानी 21 बीजेपी के अब तक निर्विरोध निर्वाचित हो गए। एक समाजवादी पार्टी के खाते में गया इटावा, अंशुल यादव वहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। और चूंकि अब नाम वापसी का समय बीत चुका है तो इन लोगों को जीत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 26 तारीख को नामांकन हुआ था तब पूरे प्रदेश में 75 जिलों में 160 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे, जिसमें से 6 पर्चे रद्द हो गए थे, यानी वो अवैध पर्चे थे, उनमें गड़बड़ियाँ थी। तो 154 लोग मैदान में बचे थे। और अब 4 जिलों में तो जो हम कहें कि जहाँ सिंगल्स 2 लोगों के बीच ही मुकाबला था, वहाँ तो समाजवादी पार्टी के 4 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, तो वो कम हो गए उम्मीदवार। जौनपुर में अपना दल की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान में थे, तो एक जो बागी उम्मीदवार था उसने अपना पर्चा वापस ले लिया है। तो इस तरीके से 5-6 जगहों पर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। और बागपत की जो बात आप करें, देखिए किस तरीके से हमने सुना था डमी कैंडिडेट, पर यहाँ तो कोई एक डमी बनकर जाता है और वो अपना नामांकन पत्र ही वापस ले लेता है, अपना पर्चा ही वापस ले लेता है। जबकि जो असली उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि हम तो भरतपुर में हैं, हम तो वहाँ मौजूद नहीं हैं और कोई हमारे नाम पर गया और पर्चा वापस ले लिया। तो ये चुनाव की प्रक्रिया कोई खेल नहीं है। यानी वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, अब इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। वो चाहें तो राज्य निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो इलेक्शन है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही कंडक्ट कराता है और राज्य निर्वाचन आयोग को अगर कोई गड़बड़ी मिलेगी तो वो जाहिर सी बात है अफसरों पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकते हैं। पर ये जो उम्मीदवार हैं उनको तय करना है। ऐसे तो कोई भी किसी के नाम पर जाकर पर्चा वापस ले सकता है। बिल्कुल अनुभव। और ये कहानी 2012-13 की याद आती है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, कन्नौज की सीट खाली हुई, भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो आखिरी दिन उनका टिकट फाइनल हुआ, वो कन्नौज जा रहे थे नामांकन के लिए,
जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोकी, नामांकन हो ही नहीं पाया। तो सियासत ने तो बहुत कुछ दिखाया उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये वाकई इंतहा हो रही है यहाँ पर बागपत में। लेकिन नितिन, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये माना जा रहा था कि सपा और आरएलडी आपस में साथ आएंगे तो ये बड़ी टक्कर देंगे, बीजेपी के लिए मुश्किलें बनेंगे। लेकिन जो पहला टेस्ट था उसमें जो जीत सामने आ रही है, तो क्या सपा और आरएलडी की रणनीति काम नहीं कर पा रही है, या बीजेपी 2 कदम आगे जाकर खेल रही है और प्रशासन पर जो आरोप लग रहे हो तो अलग है ही? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर सिनारियो देखा जाए तो जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा थे, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पे थी। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी होने की वजह से इस जिला पंचायत अध्यक्ष का जो लगातार चुनाव हो रहा है, या जिस तरह से निर्विरोध निर्वाचन कई सारी सीटों पर हुआ है, तो लग रहा है कि फ्रंट फुट पर बीजेपी खेल रही है। और आगरा की बात की है, आगरा में बीएसपी के सबसे ज़्यादा सदस्य थे, लेकिन बीएसपी ने जिस तरह से वॉकओवर देते हुए बीजेपी ने अपना निर्विरोध निर्वाचन कराया है अपने अध्यक्ष का, जो मंजू भदौरिया हैं, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू, तो इससे समझा जा सकता है जो बीएसपी की रणनीति रही हो या समाजवादी पार्टी की जो रणनीति रही हो, वो पूरी तरह से विफल रही है। सत्ता का प्रेशर है, प्रशासन पूरी तरह से कहा जाए सरकार के साथ है, और ये कोई भी दल रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी तब 2015 में 75 में से 62 समाजवादी पार्टी या उसके समर्थित अध्यक्ष चुने गए थे। तो कुल मिला के ये कहा जाए, ये सीन इस बार भी नजर आ रहा है। ब्रज क्षेत्र में ज़्यादातर जगह, चाहे 12 जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उसमें ज़्यादातर सीटों पर अगर एटा छोड़ दिया जाए, अगर आप फिरोजाबाद छोड़ दिया जाए, तो हर जगह निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी जिला पंचायत सदस्य नंबर 2 पर कैसे रह चुकी है, इसमें किसान आंदोलन की भूमिका भी एक बड़ी महत्वपूर्ण रही, कोविड के दरमियान जो जनाक्रोश रहा। लेकिन अब लगातार इस मामले में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और यही वजह है कि आगरा से जो मंजू कहा जाए, मंजू भदौरिया हैं, वो निर्विरोध निर्वाचन हो गया। 3 बजे के बाद तक नाम वापसी का दिन था, जब उन्होंने नामांकन किया उस दिन ही कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा जिला के जो अध्यक्ष हैं रामगोपाल बघेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने इस पूरे तरह से सरेंडर कर रखा था। तो कुल मिला के कहा जाए, ये चीज़ें हैं। और 2022 से पहले ये जिला पंचायत का जो पूरा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, एक बहुत ज़्यादा किस तरीके का माहौल रहने वाला है, क्या लिटमस टेस्ट को ये पूरी तरह से डिसाइड करने वाला है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, इस पूरे जो प्रकरण में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, जो रणनीति रही है उनकी रणनीति का सफल रहे हैं। और सवाल अखिलेश यादव पर भी है। अखिलेश यादव ट्वीट खेलते लगातार बने हुए हैं। अगर आप अब 11 जिलों के जिलाध्यक्षों को आप हटा रहे हैं, आप लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पहले आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद अपने एक कंफर्ट जोन से निकल के एक स्ट्रेटजी तैयार करते। आप लड़वाते तो सही, जीत हार अलग चीज़ है, धन बल बाहुबल का खेल रहता है, ऊपर से सत्ता का प्रेशर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में रहे। और यही वजह है कि कई जगह समाजवादी पार्टी अच्छे फाइट दे सकती थी भारतीय जनता पार्टी को, कई जगह ये भी देखा गया उनके नंबर ज़्यादा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति फेल हो रही, जोखिम नहीं उठाया, प्रेशर नहीं झेल पाए, और उसकी वजह से ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई। बिल्कुल अनुभव, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पूरी तस्वीर साफ हुई कि पहले ये माना जा रहा था कि 17 लोग निर्दलीय निर्वाचित होंगे, अब बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 21 तक पहुंच गया। ऐसे में अब जो चुनाव मैदान में लोग बचे हैं, वहां पर किस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं, क्योंकि 21 में एक जगह आरोप लग गया कि प्रत्याशी नामांकन वापस लेने पहुंचा नहीं और नामांकन वापस हो गया। तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है क्या भी? अब देखिए, बीजेपी ने अपनी जो हम क्या इलेक्शन मैनेजमेंट किया है, चुनावी मैनेजमेंट किया है, उससे पहले तो 17 जगहों पर केवल उनके ही उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, तो उससे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। फिर आज 4 जगहों पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका पर्चा वापस हो गया, तो 4 और जुड़ गए, तो 21 हो गए। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बीजेपी के बागी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अब उन्नाव की बात आप देखिए, पहले अरुण सिंह को टिकट दिया, काट दिया, शकुन सिंह को फिर कैंडिडेट बनाया, शकुन सिंह ने पर्चा भरा तो अरुण सिंह बागी हो गए, वो भी पर्चा भरने पहुंच गए। साक्षी महाराज जो सांसद है, उनका आशीर्वाद उनको मिला। और अब सुनने में आ रहा है, ऐसी चर्चा है कि वो भी अरुण सिंह पहुंचे हुए हैं जो यहाँ लखनऊ, और जो दूसरी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो एक पंचायत यहाँ चल रही है। अब कोशिश ये हो रही है कि दोनों अपनी तरफ जो सपा की उम्मीदवार हैं उनको अपने पक्ष में लाने में जुटे हैं,
कि वो उनके समर्थन में बैठ जाएं। पर बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल वाली बात है। अब एक जिले में अगर दो पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो पार्टी ने जिसको अधिकृत किया है, अगर वही बागी उम्मीदवार बिल्कुल, यानी कि मान सकते हैं अनुभव की भले ही अभी बीजेपी को आनंद आ रहा है, लेकिन बीजेपी की राहें भी आसान नहीं है और कितनी क्रॉस वोटिंग होगी इस पर भी आएंगे जानेंगे। लेकिन बड़ी खबर कुछ आ रही है, उस पर भी रुक कर लेते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर है, अपना दल की प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने पर्चा वापस ले लिया है। अब अपना दल से रीता पटेल ही प्रत्याशी हैं और भाजपा की प्रत्याशी नीलम सिंह अपना दल के लिए प्रत्याशी हैं। सपा की निशी यादव और निर्दलीय श्रीकला सिंह भी मैदान में उतरी हुई है। तो ये जौनपुर का अपडेट है। अपना दल की प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने पर्चा वापस ले लिया है। अब अपना दल से रीता पटेल ही प्रत्याशी हैं और भाजपा के प्रत्याशी नीलम सिंह अपना दल के लिए प्रत्याशी हैं। तो यहां पर जो बगावत की स्थिति थी वो भी साफ हो रही है। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 54 सीटों पर वोटिंग होगी। भाजपा के 21 उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। बीजेपी और सपा के बीच 43 सीटों पर कांटे की टक्कर है और अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो कांटे की टक्कर है इसमें कौन बाजी मारता है। 54 सीटों पर चुनाव अब बचा है क्योंकि 21 पर तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा के 21 उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। एक पर सपा ने भी अपना मामला सेट कर लिया है, निर्विरोध प्रत्याशी उनके जीत रहे हैं इटावा में। बीजेपी और सपा की बात करें तो 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और इन पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और जिस तरीके की तस्वीर बागपत में बनी उसके बाद सवाल और बड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसा बहुत कुछ है सियासी रणनीतियों का खेल जो इस चुनाव में दिखने वाला है। और हापुड़ से बड़ी खबर है, भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर यहां पर है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा की रेखा नागर, सपा की रुचि यादव में टक्कर है। 3 जुलाई को मतदान यहां पर होना है तो कांटे की टक्कर बनेगी। हापुड़ में भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है, सीधी टक्कर है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा की रेखा नागर, सपा की रुचि यादव में टक्कर है और 3 जुलाई को ये मतदान होगा। और बड़ी खबर अलीगढ़ से भी है। सपा आरएलडी गठबंधन की भाजपा से टक्कर है। भाजपा की विजय देवी की जीत की संभावना है। सपा आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी हैं अर्चना यादव। तो अलीगढ़ में भी कांटे की टक्कर है और यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। जीत की संभावना हालांकि भाजपा की जताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अनुभव बता रहे थे कि मुश्किलें बहुत हैं, राह इतनी आसान भाजपा की भी नहीं है। अंदरूनी गड़बड़ियां मामला खराब कर सकती हैं। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बड़ा अपडेट आ रहा है। प्रत्याशी सुशीला ने अपना पर्चा वापस ले लिया है और सपा और बीजेपी के बीच टक्कर है यहां पर। तो बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रत्याशी सुशीला ने अपना वापस लिया है पर्चा और अब यहां पर भी मामला त्रिकोणीय न होकर कांटे की टक्कर में तब्दील हो गया है। सपा और बीजेपी के बीच यहां पर सीधी टक्कर। और उन्नाव की कहानी भी काफी दिलचस्प है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर अपडेट यह है कि नामांकन वापसी का समय खत्म हो गया और अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। 3 प्रत्याशी चुनाव की रेस में हैं। बीजेपी के बागी भी इसमें शामिल हैं और अब देखने वाली बात होगी कि किसे जीत मिलती है और जो बागियों का साइड इफेक्ट है वो किसे नुकसान पहुंचाता है। तो उन्नाव में भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। आशीष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए उन्नाव से। आशीष, जो तस्वीर उन्नाव में बनी हुई है कि बीजेपी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, जिनका टिकट काट दिया गया वो भी मैदान में है, कटे हुए टिकट वाले को बड़े नेता का, सांसद का आशीर्वाद भी प्राप्त है। किस तरीके की तस्वीर बन रही वहां पर? चुनावी सरगर्मियां तेज थी। कभी बात आती है कि सपा के जो प्रत्याशी है वो पर्चा वापस कर रहा है, कभी आता है कि भाजपा की शक्ति सिंह है वो पर्चा वापस कर रही है, फिर आता है कि अरुण सिंह जो निर्दलीय भागी हैं वो पर्चा वापस करता है। लेकिन जब 3 बज जाते हैं, 3 बजे के बाद जिलाधिकारी से बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं किया है। अब देखना ये होगा क्योंकि अरुण सिंह जी जो है ये भाजपा के बागी प्रत्याशी हैं और इनको सांसद साक्षी महाराज का जो है आशीर्वाद प्राप्त है। अब भाजपा के लिए राह आसान नहीं होगी इनके लड़ने से।
बिल्कुल, तो अभी माने मतलब ये मान के चल सकते हैं कि आज जो सांसें अटक रही थी कि शायद किसी का पर्चा वापस हो जाए, तो ये धड़कनें बढ़ी रहेंगी अभी आगे 3 तारीख तक। नहीं, पर्चा वापस करने की आज अंतिम तिथि 3 बजे तक की, किसी को भी पर्चा वापस करना होता तो वो कर सकता था, लेकिन 3 बज चुके हैं और अभी तक की किसी ने भी पर्चा यहाँ से वापस नहीं है। सपा से जो है मालती रावत चुनाव लड़ेंगी, भाजपा से शगुन सिंह और बाकी जो भाजपा के हैं अरुण सिंह वो चुनावी मैदान में। बिल्कुल, लेकिन सवाल एक ये भी है कि आखिर सेंगर परिवार के प्रति इतना प्यार साक्षी महाराज का क्यों है? जब पूरी पार्टी की फजीयत हो रही होती है वो उस वक्त सेंगर से जेल में मिलने चले जाते हैं, उसके रिश्तेदार को भाई को टिकट मिले वो बागी हो जाए तो उसको आशीर्वाद दे देते हैं। क्या उन पर आला कमान का चाबुक पड़ता नहीं या उनको असर नहीं होता इसका? जी, आपको बता दें, साक्षी महाराज जो एक अपने आप को अलग ही नेता मानते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी राजनीति अलग है। वो हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं और बिल्कुल राजनीति जनपद के अंदर उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। जहाँ सब लोग रहते हैं वहाँ उससे बिल्कुल हट के वो रहते हैं, हमेशा वो विवादों में सुर्खियों में रहते हैं। और इस बार फिर एक बार जब जो अरुण सिंह को टिकट की बात आई तो पहले अरुण सिंह को उनके आवास पे जाते हैं और वहाँ से वो उनको विजयी भाव का आशीर्वाद देके भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा से जो है साक्षी महाराज का लगाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप नजरें बना के रखिएगा। तो ये तस्वीर है कि उन्नाव में मामला काफी दिलचस्प है क्योंकि जो बीजेपी का बागी उम्मीदवार है उसे साक्षी महाराज जो कि सांसद हैं वो समर्थन दे रहे हैं, विजयी भाव का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या स्थितियां बनती हैं। अनुभव और नितिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन देखिए बुंदेलखंड की तस्वीर अगर हम आपको बताएं तो ये निर्विरोध जीत वाले लोग हैं। ललितपुर में कैलाश निरंजन, बांदा में सुनील पटेल, चित्रकूट में अशोक जाटव, झांसी में पवन कुमार गौतम, हमीरपुर में जयंती राजपूत। ये वो 5 चेहरे हैं बुंदेलखंड के जिनकी जीत तय हो गई है। कुल 21 में से 5 चेहरे ये हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप तस्वीर देखिए, आगरा से मंजू भदौरिया निर्विरोध जीत, ममता त्यागी गाजियाबाद से इनका भी रास्ता क्लियर हो गया, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी निर्विरोध, गौतम बुद्ध नगर से गौरव चौधरी और पीलीभीत से दलजीत कौर क्योंकि इन्हें भी समर्थन मिल गया है। अवध की बात करें तो अंशुल यादव इटावा से निर्विरोध जीत रहे हैं, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा जो बीजेपी से हैं वो जीत रहे हैं निर्विरोध। अगर हम बात करें अन्य सीटों की, पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी में पूनम मौर्य बीजेपी से, साधना सिंह बीजेपी गोरखपुर, गोंडा से घनश्याम मिश्रा बीजेपी, मऊ से मनोज राय बीजेपी, बलरामपुर से आरती तिवारी बीजेपी। सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रही हैं, 21 साल उम्र है इनकी और ये भी निर्विरोध जीत रही हैं। अनुभव हमारे साथ बने हुए। अनुभव, जो भी तस्वीर बनी है उस पर आपसे आएंगे, बात करेंगे। नितिन भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रयागराज से हमारे साथ मोइन भी जुड़ गए हैं। मोइन, आपके पास ही आ रहे हैं। जो तस्वीर वाराणसी में थी कमोबेश उससे मिलता जुलता हाल प्रयागराज का भी है। वाराणसी में भी सपा बढ़त में थी लेकिन निर्विरोध जीत गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी। प्रयागराज में भी बीजेपी को बहुत ज्यादा कम सीटें मिली। यहां पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, नंद गोपाल नंदी हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ आज आसमान से आग बरस रही है, बेहाल कर देने वाली गर्मी है, लेकिन जो सियासी पारा है वो भी उफान पर है, आसमान पर है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे तो कर रही हैं, लेकिन जो नतीजे आए थे या उसके बाद जो अपनी पार्टियों में शामिल कराने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बावजूद दोनों ही पार्टियां बहुमत से काफी दूर हैं। 84 सदस्य कुल प्रयागराज में हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में 30 सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के पास 28 सदस्य हैं। तो कहा जा सकता है कि जो सत्ता की चाबी रहेगी वो निर्दलीय और बाकी जो छोटी पार्टियों के उम्मीदवार जो सदस्य हैं उनके हाथ में रहेगी। हालांकि जो आंकड़ा है ये भी बहुत मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं उनमें दलीय निष्ठा मायने नहीं रखती है, बल्कि उनमें निष्ठा इस बात की मायने रखती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रत्याशी है वो उनको कितने पैसे दे रहा है। आज ही हमने प्रयागराज में देखा कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी की गाड़ी से 40 लाख रुपए बरामद किए गए और पुलिस का साफ तौर पर दावा है कि ये पैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सदस्य की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है।
बहुमत किसी के पास नहीं है। आज की तारीख में दोनों पार्टियां, दोनों उम्मीदवार बहुमत के आंकड़े से दूर हैं, लेकिन दोनों पार्टियों को अपनी थैली का सहारा है और जिसकी थैली ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा सदस्यों तक पहुंच पाएगी, जीत उसी की होगी। बिल्कुल, और आप नजरें बनाए रखिएगा मोइन।